हाँ तो बच्चों, हमने कॉन्सेंट्रेशन वाली जो टर्म थी वो खत्म की। अब हम चैप्टर के तीसरे टॉपिक पे की ओर जाते हैं, उसका नाम है सोल्यूबिलिटी। बच्चों, सोल्यूबिलिटी में एक टॉपिक बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, वो है हेनरीज लॉ। बराबर, हेनरी का लॉ आईएमपी है, क्वेश्चन में भी कई तरह से उसके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है हेनरी का लॉ, और उसके हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन हेनरी का नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले बच्चों ये सीखना जरूरी है कि सोल्यूबिलिटी क्या है। बराबर, तो देखो यहाँ पे डिफाइन किया है उसका सोल्यूबिलिटी को, कि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount of a solvent at a specified temperature। ओके, ये जो डेफिनेशन है उसको बच्चों आप ध्यान से समझिए। तो कुछ इस तरह से डेफिनेशन हमको कह रही है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बीकर है, उसके अंदर आपने पानी लिया है। बराबर, क्या लिया है? पानी एज अ सॉल्वेंट। बराबर, पानी लिया है एज अ सॉल्वेंट। ओके, पानी के अंदर, बराबर, देखो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का अमाउंट है स्पेसिफाइड होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने 1 लीटर लिया है। बराबर, वो 1 लीटर अमाउंट एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। मान लीजिए कि टेम्परेचर मैंने लिया है 298 केल्विन एटमॉस्फेयर का। बराबर, तो ये दोनों कंडीशन, स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप अंदर डिसॉल्व किसका? सब्सटेंस। मान लीजिए कि आप NaCl को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो NaCl का कितना मैक्सिमम अमाउंट, देखो कितना मैक्सिमम अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते हो, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। ओके, यानी कि स्पेसिफाइड सॉल्वेंट अमाउंट के अंदर स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर आप सॉल्यूट के कितने मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। ओके, तो बच्चों सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। और सोल्यूबिलिटी बच्चों डिपेंड्स ऑन अ 4 फैक्टर। बराबर, डिपेंड्स ऑन अ 4 फैक्टर। कौन सा फैक्टर? सबसे पहले है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बराबर, दूसरा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट, एंड तीसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। बराबर, और चौथा जो प्रेशर है, चौथा जो फैक्टर है वो है प्रेशर। बराबर, ये 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है क्या? सोल्यूबिलिटी। ओके, तो बच्चों ये 4 फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन 9 तरह के, कितने तरह के? 9। याद कीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। बराबर, 9 तरह के थे, लेकिन वो 9 सॉल्यूशन हमको नहीं पढ़ना है। हमको ये 4 फैक्टर सिर्फ 2 सॉल्यूशन के ऊपर ही देखना है। सबसे पहला है सॉलिड इन लिक्विड। बराबर, किसमें? सॉलिड इन लिक्विड। और दूसरा है गैस इन लिक्विड। बराबर है, ये दोनों सॉल्यूशन के ऊपर ये 4 फैक्टर किस तरह से इफेक्ट करेंगे वो हमको पढ़ना है। बराबर है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड इन अ लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। देखना है बच्चों, ध्यान रखना, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। बराबर, ध्यान से समझना बच्चों। ओके, चलिए मान लीजिए आपके पास 2 बीकर है। बराबर, 2 बीकर है। एक बीकर में बच्चों आपने पानी लिया है। ओके, और दूसरे बीकर में आपने बेंजीन लिया है। मान लीजिए कि ये पानी है H2O, और मान लीजिए कि बेंजीन है C6H6। दोनों लिक्विड फॉर्म में ही है। बराबर, मैं पानी के अंदर बच्चों NaCl और शुगर डालूंगा तो आप सभी को मालूम है कि डिसॉल्व हो जाएंगी अच्छी तरह से, रेडली। बराबर, रेडली डिसॉल्व इन वाटर। और जो नेप्थेलिन, बराबर, क्या? नेप्थेलिन और एंथ्रेसिन, बराबर है, वो दोनों बच्चों डिसॉल्व हो जाएगा बेंजीन में।
बराबर। लेकिन मान लीजिए कि दूसरी ओर देखते हैं तो NaCl और शुगर को हम बेंजीन में डालते हैं, नेप्थलीन और एंथ्रेसिन को हम इसमें डालते हैं, तो बच्चों डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? ये वाला फैक्टर काम करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्यों? आप सभी को मालूम है, याद कीजिए, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, याद है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बराबर। तो ये वाला फैक्टर काम करेगा। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, बराबर, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है पोलर, बराबर। तो सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट नेचर है, नेचर इसका भी क्या है, ये भी क्या है, पोलर है, बराबर। यहाँ पे आप देखेंगे तो नेप्थलीन और एंथ्रेसिन और क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, बराबर। तो ये दोनों फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा, एक अकॉर्डिंग ये भी निकलता है, उसका ऑब्जर्वेशन ये भी कुछ कहता है कि, क्या कहता है ऑब्जर्वेशन बच्चों, आपको सबको मालूम है कि इंटर मोलिकुलर एक्शन, बराबर, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, और सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसका किसका? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होना चाहिए, इज इक्वल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तो ही क्या होगा, डिसॉल्व होगा, बराबर है। आप ऐसे कुछ कह सकते हो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये तो आपने पढ़ा ही है, बराबर है, क्या, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो तीन फैक्टर हमने देखे। सबसे पहले क्या दिखा, पोलर पोलर, और इंटरमोलिकुलर एक्शन, क्या, इंटरमोलिकुलर जो ये है वो क्या होना चाहिए, और सिमिलर होना चाहिए दोनों का, किसका किसका, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। और तीसरा क्या देखा हमने बच्चों, तीसरा क्या देखा, यस, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, चलिए, એટલે ये दोनों फैक्टर तो हम आपको पता चल गया। और उसके अकॉर्डिंग देखिए कुछ ऐसे भी कहानी आगे, और यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, बराबर। अब हम आगे की कहानी देखते हैं बच्चों, क्या होता है। देखो, मान लीजिए कि ये बीकर मैंने जो लिया है, बराबर, उसके अंदर पानी, बराबर, पानी लिया है, सेम क्या स्पेसिफाइड अमाउंट है और स्पेसिफाइड टेम्परेचर है, बराबर। उसके अंदर मैंने NaCl डिसॉल्व करना है, मुझे क्या करना है, NaCl डिसॉल्व करना है, बराबर। तो मैं कुछ NaCl का अमाउंट डालूंगा उसके अंदर, बराबर। तो बच्चों, पानी की जितनी कैपेसिटी होगी, बराबर है, मैक्सिमम अमाउंट, देखा ना, मैक्सिमम अमाउंट कैन बी डिसॉल्व, पानी की जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना उसमें डिसॉल्व होगा, बराबर। लेकिन मान लीजिए कि पानी की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा मैं उसमें डिसॉल्व करता हूं, उससे ज्यादा, तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूट मिलेंगे। एक क्या, तो बच्चों जो इनसॉल्युबल है सॉल्यूट, वो कहाँ रहेगा, तो के नीचे रहेगा, बीकर के नीचे देखने को मिलेगा। और जो सॉल्यूट हो गया है वो द्रावण में, बराबर, क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होके द्रावण के अंदर रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। क्लियर इतना, बराबर। चलो, तो बच्चों अब क्या होता है, देखो, इसमें ज्यादा NaCl हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? ऑलरेडी इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल से वो नीचे है ही, बीकर के नीचे है ही। तो बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं बच्चों? अनसैचुरेटेड इसको बोलते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर अभी हम सेम टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, बराबर। तो बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक कहानी है जो आप 11th साइंस में भी पढ़ के आए हो, बराबर। तो देखो, वो कहानी यहाँ मैं रिपीट करता हूं बच्चों। क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, किसके? सॉल्यूट के, जो नीचे बैठे हुए, वो क्या करेंगे कि जो सोल्यूबल पार्टिकल्स हो गए हैं NaCl के, उसके साथ कोलाइड करेंगे, यानी कि टकराएंगे, बराबर। तो टकराने से क्या होता है कि जो सोल्यूबल वाला पार्टिकल है वो इनसॉल्युबल होके सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। क्या होके? इनसॉल्युबल होके सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। रेडी? और बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसके अंदर से आपने एक सोल्यूबल सॉल्यूट निकाल लिया, तो उसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन में एक अणु डिसॉल्व हो सकता है।
एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो सकता है। तो क्या करेंगे, जो इनसोल्यूबल जो कंपोनेंट है, इनसोल्यूबल के पार्टिकल से वो द्रावण के अंदर चला जाएगा। मालूम पड़ गया, द्रावण के अंदर चला जाएगा, यानी कि जो इनसोल्यूबल कंपाउंड है वो सोल्यूबल होगा और सोल्यूबल कंपाउंड है वो इनसोल्यूबल होगा। बच्चों दिस कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए क्या बोलते हैं, यस इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिएगा, सबसे पहले आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है और इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होता है बच्चों, डायनेमिक होता है। क्या होता है, डायनेमिक। मालूम पड़ गया आपको, ओके। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है। तो बच्चों दो चीज हुई, कौन सी, एक NaCl के जो पार्टिकल्स है डिसॉल्व हो गए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। और क्या हुआ, जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स थे वो टकरा के अंदर अपनी जगह बना ली, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो सोल्यूबल कंपाउंड था वो वापस सॉलिड में आ गया, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो दो तरह की क्या होती है, कहानी होती है, एक डिसोल्यूशन होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। दोनों का किस टाइम पे दोनों का रेट सेम आता है, जो जिस टाइम पे दोनों का रेट इज इक्वल हो या सिमिलर हो, यानी कि सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म और लिक्विड में से सॉलिड फॉर्म जाने वाला जो रेट है वो इज इक्वल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, तो कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या बनाता है, तो कि सॉल्यूशन बनाता है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो लिक्विड में चले गए, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, लिक्विड पार्टिकल से वो कैसे आ सकता है, सॉलिड में भी आ सकता है, बराबर। तो इस तरह की चीज होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनाता है और सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व हो गए हैं पार्टिकल्स को क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में वापस आते हैं। दोनों का रेट ये समान हो जाता है, यानी कि सिमिलर हो जाता है, इट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, डायनेमिक होता है। क्या होता है, डायनेमिक। क्लियर इतना, चलो यहाँ तक की कहानी खत्म आ गई, सॉरी यहाँ तक की कहानी खत्म, यहाँ तक की कहानी है जो समझ में आ गई, ओके। चलिए तो यहाँ तक कहानी हम खत्म करते हैं। आगे की कहानी क्या है बच्चों, तो कुछ इस तरह से कहानी है कि जब क्या होता है इक्विलिब्रियम पे बच्चों इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ओके, बात याद रखना, इक्विलिब्रियम पे जो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो क्या हो जाती है, इज इक्वल टू यानी कि सिमिलर हो जाती है, बराबर, कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट, बराबर। क्यों, जितने सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में आएंगे उतने ही पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में से कहां जाएंगे, सॉलिड स्टेट में जाएंगे। ओके, तो सोल्युबिलिटी क्या आपको मालूम पड़ गया। सोल्युबिलिटी डिपेंड्स किसके ऊपर करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ तक तो वो यहाँ तक ही, आगे की कहानी आपको लिए समझ में आनी चाहिए, ये भी कुछ होता है सॉल्यूशन के अंदर, बराबर। चलिए तो बच्चों अगली कहानी है वो है टेम्परेचर के ऊपर, बराबर। टेम्परेचर किस तरह से उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो बच्चों ये सॉल्यूशन, ये इक्वेशन को देखिए आप, बराबर, किस में है, इक्विलिब्रियम में। बच्चों इस इक्विलिब्रियम में है तो हमको लॉ चैटर्जीस प्रिंसिपल को भी याद करना पड़ेगा, बराबर, जो 11th साइंस में पढ़ के आए हैं हम, तो उसको याद कीजिए, बराबर है। अगर इक्विलिब्रियम में जो कोई क्या है प्रोसेस है, उसके ऊपर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे कम करेंगे तो रिवर्सिबल या क्या जाएगी, इरिवर्सिबल में, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होगी, है, क्या होगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, मान लीजिए कि ए प्रोसेस है, ए प्रोसेस, बराबर, इस तरफ वाली प्रोसेस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है वो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। क्या है, एक्सोथर्मिक। तो बच्चों नोट कर रहे हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी।
और यदि ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड, बराबर, क्या है फॉरवर्ड, एंडोथर्मिक है, तो क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कि बढ़ेगी, बराबर। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है, और एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होती है, एक्सोथर्मिक में डिक्रीज होती है। मालूम पड़ गया ये आपको? ओके बच्चों, बस तो ये यहां तक ही है, सॉलिड इन लिक्विड, बराबर, सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, बराबर। अब बच्चों हम दूसरी वाली देखते हैं, वो है गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, बराबर। क्या? गैस इन अ लिक्विड वाली। ओके, तो एकदम सिंपल है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। देखो आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर आपने पानी लिया है, ओके, चलिए, क्या लिया है आपने, पानी, बराबर। अब बच्चों ध्यान रखना, NaCl हमको डिसोल्व नहीं करना है, हमको गैस लेना है, बराबर। तो क्या करेंगे, बीकर को हम पैक कर देंगे, बराबर। मान लीजिए कि उसके अंदर, बराबर, पहले उसके अंदर क्या कर दिए हमने, गैस के पार्टिकल्स डाल दिए थे, ओके। तो गैस के पार्टिकल्स डाल दिए तो थोड़ा बहुत जो गैस है अंदर डिसोल्व भी होता होगा, बराबर, थोड़ा बहुत डिसोल्व भी होएगा, ओके, चलिए। और यहाँ पे हमने प्रेशर, मान लो बच्चों यहाँ के प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, बराबर। तो क्या कहानी है, देखो, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के थोड़े पार्टिकल्स डिसोल्व हो गए, ओके, क्लियर इतना। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, बराबर। अनडिसोल्व पार्टिकल्स है वो डिसोल्व होंगे, डिसोल्व पार्टिकल अनडिसोल्व होंगे, बराबर, यानी कि लिक्विड में से गैस में, गैस में से लिक्विड फॉर्म में जाएंगे, ओके। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, बराबर। प्रेशर बढ़ाने से, बराबर, देखो प्रेशर बढ़ा दिया, बराबर, तो ये मान लीजिए, बराबर, सॉल्यूशन था बच्चों, सॉल्यूशन का जो इधर वॉल्यूम है इतना ही वॉल्यूम इधर है, बराबर। सॉल्यूशन के वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क, कोई डिफरेंस नहीं करेगा, बराबर। देखो इफेक्ट नहीं करेगा, सॉरी। यहाँ पे हमने बराबर प्रेशर बढ़ा दिया, तो मान लीजिए कि वॉल्यूम का, बच्चों जो गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बराबर। डिक्रीज होने से क्या होता है बच्चों, ये जो गैस के पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, बराबर है, के साथ क्या करेंगे, स्टेयरिंग करेंगे, फाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रेशर बढ़ा दिया है हमने, बराबर, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया है, रेडी। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने से ये क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि प्रेशर बढ़ाने से, याद रखना, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन किस में, सॉल्युबिलिटी गैस इन अ लिक्विड, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है प्रेशर बढ़ाने से। बच्चों तो इधर क्या होगा, सॉलिड के अंदर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, कम होगी, बच्चों कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? इधर पानी के ऊपर, सॉरी, पानी लिक्विड में था, NaCl सॉलिड में था, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल होता है और लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट करेगा, मालूम पड़ता है। क्यों? यहाँ से प्रेशर बढ़ाने से गैस है, उसकी प्रॉपर्टीज है, क्यों, डिक्रीज होने की प्रॉपर्टीज है उसकी, मालूम पड़ गया। तो डिक्रीज होगा वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या जाएगा, पानी में डिसॉल्व ज्यादा होगा। यानी कि प्रेशर बढ़ाने से इसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, इसमें कुछ इफेक्ट करता नहीं है। ओके, तो बच्चों हमने देखा यहाँ पे तापमान, सॉरी, टेम्परेचर जो हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे दो तरह की क्या थी, पॉसिबिलिटी थी, बराबर। तापमान बढ़ाने से अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक यानी कि क्या करता है, ऊष्मा को मुक्त करता है, तो ऊष्मा मुक्त हो गई तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, बराबर। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। पर एंडोथर्मिक है, बराबर, तो फायदा होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। पर बच्चों इधर हम सॉल्युबिलिटी मान लीजिए कि यहाँ में प्रेशर तो वही इतना ही है, लेकिन जो सोल्यूबल हो गया है कंपाउंड, और हम यहाँ से क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं उसको, यानी कि गर्म करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो बच्चों आपको मालूम है कि गैस
के पास यदि एनर्जी आती है तो स्टेबल नहीं होते, बराबर। तो क्या होते हैं, सॉल्वेंट को छोड़ के किस फॉर्म में चले जाएंगे, गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये हम कह सकते हैं कि यदि गैस के जो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है उसके अंदर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, बराबर है। ये याद रखना, इधर टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है, बराबर, दो टाइप्स, इधर भी एक ही टाइप से टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इवोपरेट हो जाएगा ना गैस के पार्टिकल से वो, बराबर। और इधर दो तरह की क्या है पॉसिबिलिटी है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो कुछ इफेक्ट करेंगे नहीं। ओके, तो बच्चों ये जो सभी चीजें थी वो सॉल्युबिलिटी के लिए आईएमपी थी। ओके, समझ में आ गया होगा, बराबर है। और हम बच्चों अभी हम हेनरी का नियम पढ़ते हैं, बराबर। ये बेसिक था हेनरी के नियम के लिए, और हम आगे जाएंगे हेनरी के नियम यानी कि हेनरीज लॉ। ओके, हाँ, तो बच्चों हमने सॉल्युबिलिटी की थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। अब हम उसके बेस पे देखेंगे हेनरीज लॉ। कौन सा देखेंगे, हेनरीज लॉ आईएमपी है बच्चों, बराबर। एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और इसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स यानी कि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, तो ध्यान लगा के पढ़िएगा। हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। देखिए बच्चों, किसके दिया है, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट विच इज नोन एज द हेनरीज लॉ, बराबर। किसके बिटवीन दिया था, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी के बीच में दिया था। ओके, उसका लॉ क्या कहता है, देखो यहाँ पे लॉ लिखा है, द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of a liquid or solution। ओके, बच्चों अब ये पढ़ते हैं, ये समझते हैं क्या कहता है वो। मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है, बराबर। बीकर के अंदर आपने पानी लिया है, समझना है बच्चों, बीकर के अंदर आपने पानी लिया है। ओके, और अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हीलियम है, मान लीजिए, बराबर। गैस हाजिर है तो क्या करेंगे, हम पैक कर देंगे, बराबर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 3 मान लीजिए, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 5 और हीलियम का पार्शियल प्रेशर कितना है, 1। पार्शियल प्रेशर क्या है वो आप सबको मालूम है बच्चों, 11th साइंस में हम डाल्टन के अकॉर्डिंग हम पढ़ गए थे पार्शियल प्रेशर। ओके, लेकिन बता देता हूँ फिर भी, चलिए एक बार। इसका 3, 5 और 1 बच्चों टोटल मिला के कितना होता है, 9। कितना होगा टोटल मिला के, कितना होगा, 9। ओके, तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि 9 है वो टोटल वॉल्यूम है, सॉरी टोटल प्रेशर है, लेकिन टोटल प्रेशर के अकॉर्डिंग हेनरी ने लॉ नहीं दिया। हेनरी के लॉ ने क्या किया है, देखो, पार्शियल प्रेशर और बराबर पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर है उसके अंदर पर्टिकुलरी गैस जो है उसका पार्शियल कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या दिया है, लॉ दिया। तो आप बोल सकते हो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बच्चों कितना है, 5 है। कितना है, 5। ओके, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, देखना ये लॉ एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए कि लॉ क्या कह रहा है बच्चों। देखना, जिसका ज्यादा पार्शियल प्रेशर, हमने आगे देखा था, बराबर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस देखा था ना हमने, प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो बच्चों पार्शियल प्रेशर यहाँ पे किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का, यानी कि नाइट्रोजन का प्रेशर ज्यादा है ये सॉल्यूशन के ऊपर, तो नाइट्रोजन ज्यादा डिसोल्व होगा अंदर, बराबर है। नाइट्रोजन, इन दोनों के कंपैरिजन में नाइट्रोजन क्या होगा, ज्यादा डिसोल्व होगा। ज्यादा डिसोल्व होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी,
बराबर। क्यों? ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ज्यादा डिजोल्व होगा, अंदर ज्यादा डिजोल्व होगा तो नाइट्रोजन के मोल सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेंगे। यदि मोल बढ़ते हैं बच्चों तो इसका मोल फ्रैक्शन भी क्या करता है? इंक्रीज होता है ना, मालूम पड़ता है। ओके, तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा डिजोल्व, जितना ज्यादा डिजोल्व तो डिजोल्व होगा तो मोल भी उतना ज्यादा डिजोल्व होगा, बराबर है। मोल ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर? सर ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर आप क्यों लेंगे? तो बच्चों हमको मालूम है अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन की कौन सी टर्म यूज करें? हमारे पास तो कितनी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो उसमें से हम यूज करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। इसके लिए मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया। ज्यादा प्रेशर ज्यादा डिजोल्व, बराबर। तो डिजोल्व होगा तो मोल ज्यादा डिजोल्व होगा ना अंदर, मालूम है आपको। मोल ज्यादा डिजोल्व होता है तो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन बढ़ता है। मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ओके, ये मालूम पड़ गया। तो क्या बोला? जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी। देखो यहाँ पे लिखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस। बच्चों ध्यान रखना, सॉल्यूशन के या लिक्विड के अबव जो भी गैसेस है उसकी प्रेशर की बात करें, सॉल्यूशन के अंदर की नहीं, बराबर है। सॉल्यूशन के अंदर की होगी तो सॉल्युबिलिटी कहलाएंगी ना। क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी। Solubility of a gas in a liquid directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of a liquid or solution. ओके, मालूम पड़ गया। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा डिजोल्व, जितना ज्यादा डिजोल्व उतनी ज्यादा क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पार्शियल प्रेशर ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ओके, चलिए डाल्टन क्या कहता है? डाल्टन ऑल्सो कंक्लूड independently that the solubility of a gas in a liquid solution is a function of the partial pressure of the gas. जो चीज हेनरी ने की है वही चीज किसने की थी? डाल्टन ने भी कही है। ओके, आगे if we use the mole fraction of gas, बच्चों मोल फ्रैक्शन मालूम पड़ा? सॉल्युबिलिटी के लिए मैंने मोल फ्रैक्शन की यूज किया था। कई सारे मोलारिटी है, मोलालिटी है, कई सारे हमारे पास टर्म है, लेकिन हम कौन से टर्म यूज करने वाले हैं? मोल फ्रैक्शन। तो क्या लिखा है? इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए हम कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा टर्म यूज करने वाले हैं? मोल फ्रैक्शन, बराबर। ये डायरेक्टली कह रहा है सॉल्युबिलिटी के लिए आप क्या ले लो? मोल फ्रैक्शन ले लो। तो दैट इट कैन बी सेड दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, बराबर है, जो भी गैस के मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। बराबर, फिर से बोलता हूं, क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बराबर, गैस का जो मोल फ्रैक्शन है इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर जो भी गैस है उसका जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतने ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन भी होंगे, ये कह रहा है। इसका मतलब ये होता है। ओके, that mostly commonly used the form of the Henry's law state that, बराबर, दो नियम है, ये वाला भी दोनों लिख के हमें कोई भी गलत नहीं, बराबर। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है? सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर, और किसके अकॉर्डिंग है? मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग है। ओके, चलिए, सॉरी, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग है। देखिए क्या कहा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। बच्चों ध्यान रखना, वेपर फेज के अंदर जो भी गैस के पार्शियल प्रेशर है इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जितना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन के अंदर उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन उसी गैस के होंगे, बराबर। मान लीजिए कि इधर 3 ऑक्सीजन का है, हीलियम का कितना है? 1 है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या होगा? ज्यादा, सॉरी, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? ज्यादा होगा। मालूम पड़ गया आपको? ओके, बराबर। तो पार्शियल प्रेशर को हम वेपर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से, बराबर, और मोल फ्रैक्शन को हम कहते हैं X से। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए।
एंड इट्स एक्सप्रेस्ड बाय P इज प्रोपोर्शनल टू X, बराबर है, देयरफॉर P इज इक्वल टू KH इंटू X। KH को क्या बोलते हैं हम? हेनरीज लॉ। क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बराबर, सॉरी हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो अगर हम किसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करो, इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर यानी कि P, बराबर, ये रहा पार्शियल प्रेशर P, यहाँ पे P है पार्शियल प्रेशर, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो ये रहा हमारा मोल फ्रैक्शन X, बराबर है, ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, दैट वी गेट अ प्लॉट ऑफ द टाइप शोन इन अ फिगर। तो हमको कुछ इस तरह से प्लॉट मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बराबर है। इसका हम यदि स्लोप ले लेंगे बच्चों, स्लोप, तो स्लोप किसके, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, KH, क्या मिलेगा आपको, KH, रेडी, ओके। KH की वैल्यू मिल गई बच्चों, हमको KH का यदि यूनिट चाहिए तो यूनिट क्या होगा बच्चों, देखो इक्वेशन किस तरह है, P इज इक्वल टू KH इंटू X, तो KH इज इक्वल टू क्या होगा, P बाय X, ओके। तो देखिए बच्चों P यानी कि प्रेशर का यूनिट होता है बार, टोर, ATM, XYZ, बराबर, लेकिन बच्चों मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, भाई ये तो फ्रैक्शन है, उसका यूनिट नहीं होता है, तो KH का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का होगा, बराबर ना, जो किसका होगा, प्रेशर का होगा, ओके। तो KH का भी यूनिट होगा इज इक्वल टू प्रेशर, बराबर। चलिए, तो KH किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो KH डिपेंड करता है, KH डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस, बराबर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, उसके ऑक्सीजन के अंदर मान लो कि यहाँ पे भी 5, बराबर, 5 प्रेशर था, 5 ATM प्रेशर है, तो दोनों का 5-5 है, तो बच्चों दोनों के लिए KH की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्यों, नेचर दोनों का कैसा होगा, अलग अलग होगा ना, इसका कुछ प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग है, बराबर है, तो कुछ अलग तरह से होगी, यानी कि नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। It is obvious from equation number 1 that higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid. इक्वेशन नंबर 1, मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं बच्चों, यहाँ से भी मालूम पड़ जाता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है P इज इक्वल टू KH इंटू X, KH इज इक्वल टू P बाय X। तो बच्चों यहाँ पे देखो हेनरी का जो कांस्टेंट है वो सोल्यूबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बराबर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, 1/, में है, तो क्या होगा, KH बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन कम होंगे। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखा हमने, देखो मोल फ्रैक्शन सोल्यूबिलिटी, बराबर, मेजर ऑफ इट्स सोल्यूबिलिटी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ओके। ये रूल्स याद रखना, KH, बराबर, इस तरह से देखना कुछ, KH इज प्रोपोर्शनल टू 1/, सोल्यूबिलिटी, बराबर, इसे हम लिख सकते हैं, ओके। बच्चों एक बात आपको ये भी याद है कि टेम्परेचर इज 1/, इज प्रोपोर्शनल टू 1/, सोल्यूबिलिटी, बराबर है बच्चों, ये पढ़ लिया हमने आगे, बराबर ना, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड में हमने पढ़ लिया था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बच्चों ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बराबर। तो बच्चों तो इसके आधार पे हम एक और रिलेशन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, KH बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग। यदि आपको एग्जाम में हेनरी लॉज का क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ तक आपको लिखना रहता है, ओके। बच्चों एक एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दिया हुआ है और टेबल के अंदर आप सभी गैस की वैल्यू देखना, बराबर। सबसे पहले आती है हीलियम वायु की, तकरीबन 145 के अकॉर्डिंग के आसपास है, और लास्ट में जो है वो देखना विनाइल एसीटेट, दोनों की वैल्यू देखना, सोचना, समझना, सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, वो मेरे को आप कमेंट में बताना, ओके।
चलिए, तो ये लॉ कंप्लीट कर दिया हमने, और अगली लेक्चर में बच्चों इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बराबर है। तो चलिए आगे देखते हैं हम हेनरी लॉ के बेस के ऊपर क्वेश्चन।